हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कोचिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा कर रहे हैं और ये जो फैक्ट लिए गए हैं ज़्यादातर घटना चक्र पूर्वावलोकन से लिए गए हैं। अगर इस फैक्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं तो भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण तत्व काफ़ी कवर हो जाएंगे। तो इस श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा कर लिया था, अब यहाँ देखते हैं। भाग दो। भाग दो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसका प्रावधान है, नागरिकता का प्रावधान है। और ये भारत में जो नागरिकता है ना, एकल नागरिकता है। इस प्रकार की नागरिकता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता या कहेंगे इकहरी नागरिकता। यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता अधिकतर संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में अपनाई जाती है। चूंकि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है तो लेकिन भारत का संविधान ज्यादातर एकात्मक की ओर झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर एकल नागरिकता का विचार लिया गया है। अब ये एकल नागरिकता का विचार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ये भी तथ्य देखिए यहाँ पर पूछ लेता है, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 9 में क्या लिखा गया है। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी कि अगर दूसरे देश का नागरिक बन जाएगा तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये बात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 9 में। आगे देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता संबंधी अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था? 1955 में। देखिए नागरिकता संबंधी प्रावधान करने, उसमें संशोधन करने, ये सब चीजें करने का अधिकार किसको? संसद को। और संसद ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। अब इसमें क्या लिखा गया? भारतीय मूल के व्यक्ति को पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। कितने वर्ष? 7 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है भारत सरकार के पास, तो उसे कम से कम भारत में 7 वर्ष रहना होगा। उसके बाद वह जो है नागरिकता के लिए आवेदन अथवा पंजीकरण कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए नागरिकता की शर्तों को निर्धारित करने के लिए आहर है, यानी सक्षम है कौन? संसद। संसद को ही वह अधिकार मिला है कि नागरिकता संबंधी शर्तों का प्रावधान कर सके, उसमें संशोधन कर सके। यहाँ पर देखिए अगला भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में किसका प्रावधान है? मूल अधिकारों का प्रावधान है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। इसको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। अभी जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में सबसे पहले मूल अधिकारों की बात की गई थी। अधिकारों के लिए ब्रिटिश शासनकाल में नेहरू रिपोर्ट में इसकी बात की गई थी। अब ये मूल क्यों है? इसको मूल अधिकार तो है, लेकिन इसको मूल क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? कि संविधान में रिटेन व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए इसको मौलिक रूप से मिलना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना स्वयं का विकास करना चाहता है, उसका नैसर्गिक विकास करना चाहता है खुद का, तो उसके लिए एक स्वयं के लिए, खुद के लिए कुछ अधिकार मिलने चाहिए, यानी कि उसको कुछ वातावरण मिलने चाहिए। संसद इसके विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती, यानी कि अधिकारों को सीमित करने के लिए संसद कोई कानून नहीं बना सकती। ये अनुच्छेद किसमें लिखा गया है? 13 में। देखिए अनुच्छेद 13 में एक बात और लिखी गई है,
राज्य की परिभाषा, राज्य किसे कहते हैं? क्योंकि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? राज्य उत्तरदायी होता है। अभी जो मौलिक अधिकार होते हैं ये देश के नागरिकों को मिले होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं विदेशी लोगों को भी मिले होते हैं, और ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। इसलिए राज्य के लिए नकारात्मक होते हैं और व्यक्ति के लिए सकारात्मक होते हैं। अनुच्छेद 13 में राज्य की परिभाषा दी गई है और यह भी बताया गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं करते हैं। मौलिक अधिकार क्या करता है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं करता है। मौलिक आपका संविधान की प्रस्तावना और डीपीएसपी में यानी कि राज्य नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होते हैं, मौलिक अधिकारों में नहीं। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा संविधान का कौन सा भाग सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करता है? तो आप उत्तर देंगे वहां पर डीपीएसपी। अगर डीपीएसपी के साथ प्रस्तावना है तब दोनों को लगाएंगे। यूएसए के बिल ऑफ राइट्स की भांति है। मौलिक अधिकारों की बात सबसे पहले यूएसए के संविधान में की गई। इसको कहा गया बिल ऑफ राइट्स। आगे देखिए, सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाने वाला विधायन, अनुच्छेद 14। कानून का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। विधियों के समान संरक्षण का अधिकार, विधि के समान समता एवं विधि के समान संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका 14। जब संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हो गए हैं? 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हो गए। तो विधि के समान समता एवं कानून के समान संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 14 है। शिक्षण संस्थाओं में SC, ST, OBC आरक्षण, ठीक है, शिक्षण संस्थाओं में SC, ST, OBC आरक्षण अनुच्छेद 15(5) में है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो अनुच्छेद 15 है वो सामाजिक समता की बात करता है, और सामाजिक समता में कोई व्यक्ति, कोई भी धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान कहीं का भी हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन उसी में यह प्रावधान किया गया है कि समाज के कुछ पिछड़े वर्ग हैं जिनके पास अभाव है, तो उनके लिए एक विशेष प्रावधान किया जा सकता है। तो इसी के आधार पर जो है कुछ वर्गों को, जैसे SC, ST और OBC, इनको आरक्षण प्रदान किया गया है। तो अगर पूछ ले शिक्षण संस्थाओं में SC, ST और OBC को जो आरक्षण दिया गया है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 15(5) में। संवैधानिक प्रावधानों को संसद के द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता। संवैधानिक प्रावधानों को संसद द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता, यह बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है? 13। यानी कि अगर कोई संवैधानिक प्रावधान होता है तो उसको संसद द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर वरीयता दी जाएगी। यानी कि संवैधानिक प्रावधान पहले माना जाएगा और संसद का कानून बाद में माना जाएगा। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिकों के अधिकारों के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1955। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब है? 1955 में। आगे देखिए, मद्रास राज्य बनाम चंपकम द्वैराजन 1951 में किस फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया गया? ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट में एक वाद हुआ था, मद्रास राज्य बनाम चंपकम द्वैराजन 1951। इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स यानी किस मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया है? तो भेदभाव की विरुद्ध अधिकार। ठीक है, यानी कि सामाजिक समता की बात, और सामाजिक समता की बात किस अनुच्छेद में होती है? तो अनुच्छेद 15 में होती है।
अनुच्छेद 13 में संशोधन करके 15(4) जोड़ा गया। नहीं सॉरी, अनुच्छेद 15 में संशोधन करके अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध किया गया। ये किसमें है? अनुच्छेद 15(4) में। तो ये 15(4) बाद में जोड़ा गया। इसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद, आप जानते हैं अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 है सरकारी सेवाओं में लोक नियोजन में समान अवसर दिए जाएंगे, यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी वर्गों को समान अवसर दिए जाएंगे। लेकिन उसमें भी संशोधन किया गया कि PSC ST OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है सरकारी सेवाओं में। तो अनुच्छेद 16 हो गया। इसी तरीके से आपका अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत बताता है आपका। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत बताता है, यानी कि कोई साधारण व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं धारण कर सकता। तो ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद अगला जो आपका मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 से लेकर के आपका 22 तक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। अब स्वतंत्रता के मूल अधिकार में देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19(1)(a) है। अनुच्छेद 19(1)(a) क्या कहता है? प्रेस की स्वतंत्रता इसी में निहित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित होती है, यानी कि जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, मीडिया है, इन सबको क्या है? स्वतंत्रता मिली हुई है। किस संविधान अधिनियम द्वारा? तो अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा। इसी तरीके से विदेश यात्रा का भी प्रावधान किया गया है। विदेश यात्रा को छूट दिया गया है, तो अनुच्छेद 21 में इसका है। इसको कहा जाता है जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 है आपका। अनुच्छेद 19(1)(d) के साथ अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? एकांतता का अधिकार, यानी कि प्राइवेसी का अधिकार। पूछ लेगा कि किन दो अनुच्छेदों को मिलाकर पढ़ने से एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है, तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और यही क्या है आपका? जीवन जीने की स्वतंत्रता भी है अनुच्छेद 21 में। इसी के द्वारा विदेश यात्रा का भी विवरण रहता है। वीजा संबंधी विवरण भी अनुच्छेद 21 में ही है। बाद में अनुच्छेद 21 में जो है संविधान संशोधन कर दिया गया, जिसके द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष बालकों के लिए निःशुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना उनका मूल अधिकार माना गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 25 प्रैक्टिस प्रोग्रेस प्रोपिगेट पर रोक, यानी कि लोक व्यवस्था सदाचार स्वास्थ्य इन सब पर रोक। अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। जिस समुदाय की जनसंख्या 50% से कम होती है उनको अल्पसंख्यक माना जाता है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 29 में। इसी तरीके से अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने मनपसंद से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उसे संचालित कर सकते हैं। ये बात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30 में। इसको याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार, देखिए संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में था, लेकिन इसको जो है हटा दिया गया, मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर से हटा दिया गया। अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बनाया गया। तो आप कहेंगे 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। कौन सा? 44वें 1978 द्वारा इसको संपत्ति को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर अनुच्छेद 300 का में कर दिया गया है। अब ये अनुच्छेद 300 का क्या है? केवल वैधानिक अधिकार, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार और कानूनी अधिकार।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए न्यायालय कौन सी रिट, ठीक है। अब आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पर बात हो रही है। अनुच्छेद कौन सा आपका है, अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताता है कि अगर पूर्व में जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 31 तक यानी कि 30 तक जो भी अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, अगर किसी भी व्यक्ति की इस मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसको मौलिक अधिकार दिलाने के लिए कौन कौन उत्तरदायी है, तो इसके लिए न्यायालय को उत्तरदायी बनाया गया है। न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है और मुख्य रूप से दो न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो इसके लिए अनुच्छेद 32 में प्रावधान किया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों को के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस इसको कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। सज्जन सिंह वाद 1965, संसद में फंडामेंटल राइट्स को, यहाँ पर क्या लिखा गया है नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा गया। गोलकनाथवाद 1967, गोलकनाथवाद बनाम पंजाब राज्य 1967 में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार पर अमेंडमेंट बाय संसद पर रोक, यानी कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती है। यह बात किस अनुच्छेद में कहा, ये किस बात में कहा गया है, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया कि संसद फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। आगे देखिए, फंडामेंटल राइट्स किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। पहले तो अधिकार से मना किया 1967 में गोलकनाथवाद में, बाद में जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा कि नहीं, जो है संसद संशोधन कर सकती है, ठीक है, संशोधन कर सकती है। वही आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स के रूप में मान्यता दिया है, जैसे आवास, आश्रय का अधिकार, विदेश यात्रा अनुच्छेद 21, आवास का अधिकार भी अनुच्छेद 21 है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 39D है। तो ये क्या है, इसको कानूनी फंडामेंटल राइट्स नहीं माना गया है। अनुच्छेद 39D को फंडामेंटल राइट्स नहीं माना गया है। इसको किसको माना गया है, आवास का अधिकार, यानी कि जो घर मकान का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार, यह दोनों अनुच्छेद 21 में है। इसको सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार माना है। जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39D राज्य की नीति निषेध तत्व में जो लिखा गया है उसको फंडामेंटल राइट्स नहीं माना है। समान कार्य के लिए समान वेतन फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बल्कि क्या है, संवैधानिक लक्ष्य है। क्योंकि जानते हैं कि डीपीएसपी यानी जो है राज्य की नीति निषेध तत्व में राज्यों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये अनुच्छेद आपका 36 से लेकर के 51 तक। तो यहाँ देखिए अनुच्छेद 39D आप यहाँ पर याद कर लीजिए। अनुच्छेद 39D में क्या कहा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि कोई पुरुष या दो महिला कोई कार्य समान करते हैं तो उनको जो है उसके लिए वेतन भी समान मिलना चाहिए। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बिजोई एमुअल केस में ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है और आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन है।
आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन है। कोई कानूनी नहीं है जो बाध्य करे, ठीक है, कोई ऐसा कानून नहीं है जो बाध्य करे, यानी किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो है ऐसा होने से अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 19 क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी तरीके से अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 देखिए, विदेशियों को भी मिला हुआ है, यानी कि देखिए कुछ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो केवल भारतीयों को मिले हैं, जबकि कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो दूसरे देशों के नागरिकों को भी मिलते हैं। जैसे कोई अगर भारत में आया तो उसको भी ये अधिकार मिलेंगे। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ठीक है, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार केवल भारतीयों को मिला हुआ है। ठीक, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार किसको? केवल भारतीयों को, विदेशियों को नहीं है। रणधीर सिंह वाद 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना में समाजवाद और अनुच्छेद 39D के आलोक में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को मिलाकर पढ़ने से समान कार्य समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। ठीक है, रणधीर सिंह वाद 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना में जो एक वर्ड है समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद क्या है? ये समाजवाद एक शब्द है जिसको जोड़ा गया था कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, जब 3 शब्द जोड़े गए थे ना, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, उसी में से एक शब्द कौन सा? समाजवाद। ये कहाँ पर है? प्रस्तावना में। इसके अलावा अनुच्छेद 39D वही है जो समान कार्य के लिए समान वेतन, और फिर अनुच्छेद 14, ठीक है, विधि के समान समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। इसी तरीके से अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 है कि लोक नियोजन में समता, यानी कि सरकारी सेवाओं, सरकारी नौकरियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी को अवसर मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। तो ये आपके 4 बातों को एक साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा? तो रणधीर सिंह वाद 1982 में कहा। लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी कि सरकारी सेवाओं में सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। ये बात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है। अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16(2) में कहा गया है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। किसको मान्यता देता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 29 और 30 में ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार की बात की गई। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना उनका क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है, यह बात किस अनुच्छेद में जोड़ी गई है? तो अनुच्छेद 21(1) में। संविधान संशोधन कौन सा है? तो 86वां संविधान संशोधन। कब है? 2002 में ऐसा किया गया। ठीक है, और इसी अधिनियम के बाद जो है राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2003
नौ संसद में पास किया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब ये एक्ट कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार, यहाँ पर देख, शिक्षा का अधिकार ह्यूमन राइट्स के रूप में विकास के लिए परिहार, यानी कि मानव के अधिकार के रूप में इसको दिया जाना चाहिए, तभी इसका विकास हो सकता है मानव का। आगे देखिए, आर्टिकल 25 में हिंदू इंक्लूड, ठीक है, अनुच्छेद 25 में हिंदू इंक्लूड, बौद्ध, जैन, सिख, ठीक है, पारसी इसमें नहीं है, पारसी लोग इसमें नहीं है। 15 सूत्री कार्यक्रम 2006 में, ठीक है, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम कब लाया गया? तो 2006 में लाया गया। किस उद्देश्य से लाया गया? अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु लाया गया था। अपने विरुद्ध गवाह बनने को बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का अपराध का दोष है, अपराध दोष का आरोपण है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उससे खुद गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20(3) में है, 20(3) में। ठीक है, 20(2) में क्या है? दोहरा दंड, यानी कि एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान है, एक ही बार सजा का प्रावधान है, 2 बार सजा का प्रावधान नहीं है, दोहरा दंड नहीं। किस आर्टिकल में विधि द्वारा विहित प्रक्रिया या सम्यक विधि प्रक्रिया, ठीक है, तो ये अनुच्छेद 21 में। बंदी बनाए गए व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई व्यक्ति बंदी बना लिया गया है किसी अपराध के लिए, तो उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? यह बात किस अनुच्छेद में? 22 में लिखी गई। गिरफ्तार आदि के विरुद्ध संरक्षण, ये 22 अनुच्छेद है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिकार, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिकार के अंतर्गत बिना मुकदमा चलाए गए किसी व्यक्ति को कितने दिनों तक बंदी बनाए रखा जा सकता है? 3 माह के लिए। 3 माह के लिए किसी को बंदी बनाए रखा जा सकता है। स्वतंत्रता का महान रक्षक किसको माना गया है? स्वतंत्रता का महान रक्षक हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने बंदी बना लिया है, ठीक है, तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के विरुद्ध जो है ये रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, या जिस व्यक्ति ने बंदी बनाया है उसको, उसके खिलाफ यह रिट जारी करता है कि इस नाम के व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है, उसको तत्काल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी को प्रत्यक्ष लाइए। तो स्वतंत्रता का महानतम रक्षक किसे कहा जाता है? किस रिट को? ठीक है, तो आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। आपका किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में न्यायालय अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967, मिनर्वा मिल्स 1980, ठीक है, A.K. गोपालनवाद 1950। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज कब लाया गया? ये वाद कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में है। A.K. गोपालन 1950 में है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1967 में लाया गया। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब लाया गया? तो 1968 में, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य? मुक्त कराना, ठीक है, मुक्त कराना इसका उद्देश्य। अगर किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर बना लिया गया तो उसको मुक्त कराया जाएगा। इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया है।
आगे देखिए, अधिकार बिना कर्तव्य के उसके प्रकार जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ठीक है, अधिकार एवं कर्तव्य दोनों की बात साथ साथ होती है। अधिकार अगर किसी व्यक्ति को मिला है लेकिन वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, तो ठीक उसी प्रकार से है जैसे मनुष्य बिना परछाई के होता है। ये कथन किसका है? तो अर्नेस्ट बार्कर का है। किसका है? अर्नेस्ट बार्कर का। ये भी यानी कि अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर एक विद्वान थे। अधिकार कर्तव्य, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, यानी कि को रिलेटेड है, सह संबंधित है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। जैसा हमने बताया कि मौलिक अधिकार में जो अधिकार मिलते हैं वो राज्य के नागरिकों को मिलते हैं। किसके विरुद्ध मिलते हैं? राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 13 में। सेवा के अधिकार की अवधारणा का प्रारंभ कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन में। सेवा के अधिकार की अवधारणा, एक और अधिकार आ गया सेवा का अधिकार, इसकी अवधारणा सबसे पहले कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन में। भारत में एमपी पहला राज्य, दूसरा बिहार। ठीक है, भारत में एमपी पहला, दूसरा बिहार। आरटीआई, ठीक है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो अधिनियम लाया गया 2005 में, उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में है, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत। राजनीतिक लोकतंत्र, फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है? राजनीतिक लोकतंत्र कहा जाता है। आगे देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं? इसको डीपीएसपी कहा जाता है। अनुच्छेद 48, ठीक है, अनुच्छेद 48 भाग 4 36 से 51 तक। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसका प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। किस अनुच्छेद में? 36 से लेकर के 51 तक। राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं। ये राज्यों के कर्तव्य होते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए। राज्य के लिए दिशा निर्देश एवं आदर्श तत्व होते हैं। ठीक है, अब राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा ही सामाजिक, आर्थिक, प्रजातंत्र स्थापित किया जा सकता है। डीपीएसपी का उद्देश्य ही यही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना राज्य की नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। कहाँ पर है? फंडामेंटल राइट्स में। सामाजिक आर्थिक की बात तो करता है लेकिन राजनीति की बात नहीं करता। राजनीति की बात कहाँ होती है? तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में होती है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश कहाँ किया गया? डीपीएसपी और प्रस्तावना में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का प्रावधान या विचार रखा गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना यानी प्रेमबल। देश के शासन के लिए आधारभूत है। ठीक, कौन क्या है वो? डीपीएसपी, यानी कि देश में शासन के लिए आधारभूत क्या है? डीपीएसपी है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसी देश में शासन का ही आधारभूत तत्व होते हैं। अनुच्छेद 37 में देखिए क्या लिखा गया, विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, अगर अगर राज्य कोई कानून का निर्माण करता है तो इसके लिए उसे इन तत्वों को ध्यान में रखना होगा। किन तत्वों को? जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में लिखे गए। राज्य का यह कर्तव्य है। यहाँ पर देखिए एक अनुच्छेद और आ गया है 36। 36 फिर वही आ जाता है। अनुच्छेद 39 डी,
अनुच्छेद 39D क्या कहता है? समान पारिश्रमिक अधिनियम। अनुच्छेद 39D के आधार पर ही देखिए, अनुच्छेद 39D कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, इसी के आधार पर समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लाया गया। कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन को प्रोत्साहन देगा राज्य, किस बात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 का। रोजगार का अधिकार, ठीक है, रोजगार का अधिकार अनुच्छेद 41, और इसी के आधार पर मनरेगा का प्रावधान किया गया है। मनरेगा जैसी योजना लाएगी। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है कि व्यक्तियों को रोजगार दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राज्य दिलाएगा। तो इसी के आधार पर मनरेगा रोजगार गारंटी अधिनियम लाया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लाया गया। अनुच्छेद 42 भी इसी से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा संवर्धन, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संवर्धन, यानी कि आप कह सकते हैं विश्व बंधुत्व की भावना, यह अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 43 का में क्या है? उद्योग प्रबंधन में वर्कर की सहभागिता, यानी वर्कर मतलब जो ये श्रमिक होते हैं ना, या कर्मचारी होते हैं, उनकी सहभागिता को बढ़ाया जाए। अनुच्छेद 43 का। अनुच्छेद 44 आप जानते ही हैं। अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, ये आपका अनुच्छेद 44 में। 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 39 शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A एसटी और उद्योग में अनुच्छेद 48A पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य काम करेगा। अनुच्छेद 48A शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बच्चे, स्त्री, जनजातियां, ठीक है, इनको शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। दलित शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। डीपीएसपी में नहीं है। क्या नहीं है? 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन, 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले भाग में नहीं किया गया है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 21A में जोड़ा गया है। ठीक है, 21A में जोड़ा गया है। अब 45 में क्या है? शिक्षा से संबंधित, इसमें लिखा गया है 600 पूर्व देखभाल और प्लस 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए शिक्षा। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है? 600 अवस्था यानी कि शिशु अवस्था से पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा। कौन? सरकार करेगी या राज्य करेगा। अनुच्छेद 47 मादक एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों पर निषेध, यानी कि शराब इत्यादि पर प्रतिबंध लगाएगा। कौन? राज्य लगाएगा। अनुच्छेद आपका 43 ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास, ये भी महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। अनुच्छेद आपका हो गया 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 48, ये सब क्या है? महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित अनुच्छेद है। लघु एवं कुटीर उद्योगों की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 43। सहकारी की बात भी अनुच्छेद 43 में की गई है। अनुच्छेद 45 हो ही गया आपका।
शैशव से पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए शिक्षा। अनुच्छेद 46 एससी एसटी दुर्बल व्यक्ति के वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। एससी एसटी दुर्बल वर्ग के जो बच्चे हैं ना, उनको शिक्षा दिया जाएगा, उनके अर्थ संबंधित यानी कि धन से संबंधित हितों की अभिवृद्धि की जाएगी। निर्वाह मजदूरी डीपीएसपी में शामिल नहीं है। अच्छा क्षमा करिए, गलत हो रहा। अनुच्छेद आपका 43 में निर्वाह मजदूरी की बात हो रही, डीपीएसपी में शामिल नहीं। क्या? प्रौढ़ शिक्षा यानी प्रौढ़ शिक्षा को डीपीएसपी में शामिल नहीं किया गया। सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लाया गया? 2005 लाया गया था। 39 जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये अनुच्छेद 39 हो गया। इसी तरीके से अनुच्छेद 39D समान कार्य के समान वेतन। अनुच्छेद 42 काम हेतु मानवोचित और न्याय संगत दशाएं, यानी कि कार्यस्थल पर उचित प्रकार का वातावरण होना चाहिए। ये बात किस अनुच्छेद में? 42 में। 41 में काम पाने का अधिकार, व्यक्तियों को काम पाने का अधिकार है, अनुच्छेद 41 हो गया आपका। डीपीएसपी के बारे में देखिए विद्वानों ने क्या कहा। डीपीएसपी ऐसा चेक यानी कि राशि नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। अगर बैंक चाहे तो ठीक है तो उसको अदा करे, और नहीं चाहे तो नहीं अदा करे। ठीक, यह कथन किसका है? केटी शाह का है। यहाँ पर यही लिखा हुआ केटी शाह का है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब लाया गया? 15 अगस्त 1995। अनुच्छेद 350 से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ऐसा कुछ प्रावधान डीपीएसपी में नहीं किया गया। भाग 4 अनुच्छेद 51A, ठीक, किसका प्रावधान करता है? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इसको बाद में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा से भाग 4 का अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य का जो विचार लिया गया सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, और यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया, इसको संविधान में रखा गया। ठीक, तो यहाँ पर पहला तो हो जाएगा कि मूल कर्तव्य वाला जो चैप्टर है, भाग है, संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4A में या 4 में, ठीक है। किस अनुच्छेद में है? 51A में है। मौलिक कर्तव्य क्या मूल संविधान में थे? नहीं थे। इनको कब शामिल किया गया है? तो 1976 में शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहा जाता है। और किस समिति की सिफारिश पर? इस स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सोवियत संघ के संविधान से। आगे देखिए, जे.एस. वर्मा समिति 1999 में मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिए, ठीक है। तो इसमें जब संविधान आपका जब शुरू में मूल अधिकार शामिल किया गया था 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, तो मूल अधिकार 10 थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर हो गई 11।
ठीक है। 11 उसमें कौन सा जोड़ा गया, वही 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष बालकों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। ये माता पिता का कर्तव्य, क्योंकि मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य एक प्रकार से कर्तव्य होते हैं, ये बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए व्यक्ति को मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इससे केवल एक प्रकार की अपेक्षा होती है कि जिससे क्या होगा, एक आदर्श राज्य की स्थापना होगी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, जब सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो जीएस वर्मा समिति का संबंध किससे है, तो मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए इन्होंने सुझाव दिया था। देखिए इसमें क्या है, 11 मौलिक कर्तव्य है। तीसरा क्या कहता है यहाँ पर, तीसरा कहता है भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। ठीक है, यानी इसको बनाए रखेंगे। स्वर्ण सिंह कमेटी के सदस्य थे 1+11, टोटल 12 लोग थे। एस आर अंतुले, एस एस रे, सीएम स्टीफन और हिनो जोशी तो नहीं थे। फंडामेंटल राइट्स को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं किया जा सकता, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स में नहीं है सामाजिक अन्याय में कमजोर वर्ग की रक्षा करना, स्पष्टता अनुच्छेद 17 में है। किसका संरक्षण फंडामेंटल राइट्स, तो आपका वन्य जीवों का संरक्षण भी उनका क्या है, प्रकार से मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों व स्मारकों की रक्षा करना, ये कहाँ पर है, ये डीपीएसपी में अनुच्छेद 49 में, अनुच्छेद 49 में। चलिए अब राष्ट्रपति देखते हैं। अब भाग 5 शुरू हो गया यहाँ पर। भाग 5, ये राष्ट्रपति। भाग 5 राष्ट्रपति देखते हैं। भाग 5 राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का जो विचार लिया गया है वो ब्रिटेन में जो सम्राट है उसके समकक्ष माना जाता है। यद्यपि भारत एक गणतंत्र देश है जबकि ब्रिटेन गणतंत्र देश नहीं है। चलिए देखते हैं। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक, 52 से लेकर के 78 तक किसके बारे में प्रावधान है, राष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में लिखा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति स्वयं अथवा अधीनस्थों से, यानी कि अधीनस्थ जो पदाधिकारी है उनकी सहायता से इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद 54 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और इसी में एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। निर्वाचक मंडल से तात्पर्य है कि ऐसे सदस्यों का समूह जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य भी शामिल किए गए। अनुच्छेद 58 में है आपका राष्ट्रपति की योग्यता, ये अर्हताएं
निर्वाचक मंडल में देखिए विधान परिषद के सदस्य मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो नहीं भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं राज्यों की, और इसके बाद चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं के भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली एवं पुडुचेरी दो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, यानी कि इसके चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति की अर्हता यानी कि योग्यता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में? 58 में क्या कहा गया है? एक तो नागरिक होना चाहिए भारत का, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। नामांकन के लिए किस राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति के लिए आगे आता है या राष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, तो निर्वाचक मंडलों में से 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 उसको स्वीकृत करने वाले इस प्रस्ताव को अनुमोदक होने चाहिए। 15,000 रुपये जमानत राशि रखी गई है राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में, यानी कि अगर राष्ट्रपति कुल वैध मतों का 1/86 कम प्राप्त करते हैं तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अनुच्छेद 56 में पदावधि है। पदावधि मतलब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। इससे पूर्व वह भी त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं, और जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो भी कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। जब त्याग पत्र वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को दे देंगे तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को देता है। अनुच्छेद 57 में क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन यानी कि री इलेक्शन। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए फिर से निर्वाचित हो सकता है। इसमें यह नहीं लिखा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। संभवतः संविधान में परंपरा चली आ रही भारतीय शासन में कि कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति का पद धारण करता है। ये केवल परंपरा है, ऐसा कुछ संविधान में या कानून में नहीं लिखा गया है कि वह कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए पद धारण कर सकता है। इसका अर्थ यह है वह कितनी भी अधिक बार राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है, उसके लिए कोई समय सीमा या जो है सीमा निर्धारित नहीं की गई है कितनी बार। राष्ट्रपति के चुनाव में जो 1942वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में जो जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या का मतलब 1971 की जनगणना। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसे 2026 के लिए निर्धारित कर दिया गया। अनुच्छेद 59 में क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर यह समझा जाएगा कि वह पद यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, यदि सदस्य रहते हुए वह राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है, तो जिस दिन वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है तो उस दिन से समझा जाएगा कि उसने अपना पूर्व का पद, चाहे संसद के किसी सदन का हो चाहे विधानमंडल के किसी भी सदन का हो, अपने पद से रिक्त मान लिया जाएगा, यानी कि उसका पहले वाला जो पद है वो समाप्त या खाली हो जाएगा। अनुच्छेद 60 में क्या लिखा गया है? शपथ के बारे में। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाता है कौन? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिसको कहा जाता है महाभियोग प्रस्ताव। इसका विवरण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करता है
तो संसद में उसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। उसको क्या कहा जाता है? महाभियोग प्रस्ताव। और जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है और राष्ट्रपति को इसके पहले 14 दिन पहले सूचना देनी आवश्यक होती है, तभी इसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। और जब ये महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा ना, उसको 1/4 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यकाल पूरा होने से पहले ही करा लेना चाहिए। अगर किसी अन्य वजह से, जैसे त्याग पत्र से, मृत्यु से इत्यादि इन कारणों से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो अधिकतम 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद जो है, पद पर नए व्यक्ति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए, अधिकतम 6 माह के भीतर। अनुच्छेद 77 में क्या लिखा गया? भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत राष्ट्रपति के नाम से की जाते हैं। यानी भारत सरकार के समस्त जो कार्य है ना, किसके नाम से किए जाते हैं? वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 78 में देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रेसिडेंट को पीएम से सूचना, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी भी विषय पर सूचना मांग सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111 के द्वारा धन विधेयक को नहीं लौटा सकता पूर्व सहमत से। क्यों? क्योंकि यह धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। अनुच्छेद 108 क्या है? अनुच्छेद 108 बताता है साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, और ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 118(4), इसी में एक और अनुच्छेद याद कर लीजिए, अनुच्छेद 118(4). अनुच्छेद 118(4) में यह लिखा गया है कि अगर किसी विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उस संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करेगा, अनुच्छेद 118(4) के अनुसार। अनुच्छेद 111 में यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकृत कर सकता है और अस्वीकृत कर सकता है। यानी कि विधेयक को स्वीकृत करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 111। राष्ट्रपति धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि धन विधेयक उसकी पूर्व सहमत से ही सदन में पेश किया जाता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश है। जब संसद का कोई भी सदन समवेत ना हो, अर्थात सत्र में ना चल रहा हो, सभी सदनों की बैठक स्थगित हुई हो, और ऐसे में किसी कानून निर्माण की आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा कानून को लागू किया जा सकता है। इसी को अध्यादेश कहा जा सकता है। अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित कानून का प्रभाव होता है। अनुच्छेद 130 में अध्यादेश के बारे में कहा गया। इसी तरीके से राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 72 में। किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास, दंड, मृत्युदंड, इस तरीके से अगर किसी भी तरीके से उसको सजा सुनाई गई हो तो राष्ट्रपति के समक्ष क्षमा याचना के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है, या कि तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत उसको क्षमादान कर सकता है। आगे, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु नेतृत्व नहीं करता। नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता है, या नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति के पास है। प्रत्येक एमएलए यानी कि राज्य विधानसभा के सदस्य के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है।
यानी कि हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कई सदस्य भाग लेते हैं, उसमें से राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग विधानसभाएं हैं, तो अलग अलग राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसकी सुनवाई कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट में होती है, और सुप्रीम कोर्ट में इसका निर्णय अंतिम माना जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय सुनाएगा वही निर्णय अंतिम निर्णय होता है। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद जाने गए 61। महाभियोग प्रक्रिया है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। अनुच्छेद 65 में लिखा गया कि अगर राष्ट्रपति का पद अचानक से रिक्त हो जाए, उनकी मृत्यु से, त्याग पत्र से, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, और इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। अनुच्छेद 65 में ऐसा कहा गया। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसके बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। यह प्रावधान राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1963 द्वारा किया गया है। संविधान में केंद्र सरकार की अर्धशासी शक्तियां इसमें निहित है, तो आपका राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 74 में लिखा गया है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा गया है कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मंत्रिपरिषद का क्या होता है? प्रधान मुख्य होता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 118(4) में है, यह हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। 21 अनुच्छेद में, 85 में। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के संबंध में बुलाई जा सकती है, संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक के संबंध में नहीं। राष्ट्रपति संसद का भाग तो होता है, लेकिन सदन की किसी कार्यवाही अथवा चर्चा में भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति द्वारा वीटो पावर या पॉकेट वीटो, जेबी वीटो या इसको जिसे निषेधाधिकार का अधिकार कहते हैं, का प्रयोग अभी तक केवल एक बार किया गया था। भारत में जितने भी राष्ट्रपति थे उनमें से केवल एक बार ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। ठीक है, जिसको कहा गया डाकघर संशोधन अधिनियम 1986। इसी के संबंध में डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। अगर भारत के राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर स्वीकृति देनी है या अस्वीकृति देनी है तो इसके लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में, यानी कि जो अपनी इच्छा से शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उसमें से विधेयक वापस भेजना
जिस सदन से विधेयक आया उसी सदन को विधेयक वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, पुनर्विचार हेतु विधेयक को वापस लौटाना। ये सब राष्ट्रपति क्या है? स्वविवेकी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति का किसी विधेयक के संबंध में स्वीकृति करना, अस्वीकृति करना, पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना, यह उनकी स्वविवेकी शक्तियों में आता है। इसके लिए मंत्रिपरिषद से सिफारिश लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री से भी जानकारी मांग सकते हैं अनुच्छेद 78 के द्वारा, यह भी उनका विवेकाधिकार है। अध्यादेश जब संसद का सदन प्रावधान में होता है या संसद में अधिवेशन हुआ रहता है, चल रहा होता है, तब अध्यादेश नहीं जारी हो सकते। जब संसद सत्र में ना चल रहा होता है तब अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद से पारित कानून का होता है। अध्यादेश जारी तो हो जाता है, परंतु उसको बाद में सदन से या संसद से पास कराना भी आवश्यक होता है। जब संसद की बैठक या अधिवेशन बुलाया जाएगा तब उसको संसद से पास कराना आवश्यक है। ये कम से कम अधिकतम 6 माह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर। जिस दिन अध्यादेश जारी होने के बाद जिस दिन संसद की प्रथम बैठक आयोजित होती है उस दिन से 6 सप्ताह के भीतर इसको सदन से या दोनों सदनों से या संसद से पास कराना आवश्यक होता है। 42 दिन जब चालू होगा, यानी कि जब संसद की बैठक बुलाई जाएगी उस दिन से। अनुच्छेद 239(a)(5) यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यानी कि जो संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 239(a)(5) किसके द्वारा होती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री स्वयं योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के स्थान पर इस समय नीति आयोग काम कर रहा है और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री का चुनाव निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति। और कई बार सवाल पूछा गया है कि निम्न में से किस पदाधिकारी का निर्वाचन नहीं होता है? तो प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं होता है। लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव होता है या राज्यसभा के सदस्य के लिए चुनाव होता है। राष्ट्रपति असाधारण या अकस्मात परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। बात अनुच्छेद 160 में। असाधारण या अकस्मात परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। राष्ट्रपति को शक्ति नहीं बल्कि अधिकार है। संसद के सदनों को संदेश भेजना, संसद के सदनों को क्या भेजना? संदेश भेजना, उसका क्या है? अधिकार है। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। देखिए, राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है ना, एक तो कार्यकारी शक्ति होती है या कार्यपालिका संबंधित शक्ति इसको कहते हैं, दूसरा विधायिका संबंधित शक्ति कहते हैं, राजनयिक संबंधित शक्तियां होती हैं, स्वविवेकी शक्तियां होती हैं, और एक अनुच्छेद 72 में जो क्षमादान शक्ति है ना, वो उसकी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति का प्राधिकार
औपचारिक और विधिक है, संवैधानिक और नाम मात्र है। संवैधानिक प्रमुख कौन है देश का? राष्ट्रपति। देश का शासक कौन है? राष्ट्रपति। यद्यपि यह नाम मात्र है। राष्ट्रपति का पद कैसा है? औपचारिक पद। ठीक, और कैसा पद है? विधिक है। राष्ट्रपति का कर्तव्य है निम्न प्रतिवेदनों को संसद में रखवाए, यानी कि कुछ आयोग या संस्थाओं की रिपोर्ट को संसद में वह रखवाता है। कौन? राष्ट्रपति रखवाता है। पहला अनुच्छेद, देखिए वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 280 में। 281 के तहत वित्त आयोग की सिफारिशों को या रिपोर्ट को क्या करता है? संसद में रखवाता है राष्ट्रपति, क्योंकि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 151 में लिखा गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सदन में रखवाएगा। अनुच्छेद 338 में लिखा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को संसद में रखवाएगा। पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष या इसकी रिपोर्ट को भी रखवाता है। अच्छा, यहाँ पर दूसरी बात लिखी गई, लोक लेखा समिति के जो रिपोर्ट होती है ना, उसकी रिपोर्ट को लोकसभा का स्पीकर रखवाता है, राष्ट्रपति नहीं रिपोर्ट रखवाते हैं। यानी कि लोक लेखा समिति की प्रतिवेदन रिपोर्ट को सदन में, संसद में कौन रखवाता है? तो राष्ट्रपति नहीं बल्कि स्पीकर रखवाता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। देखिए, प्रत्येक आम चुनाव के बाद, इसके अलावा प्रत्येक वर्ष प्रथम अधिवेशन के प्रथम दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा संसद में, और इसके बाद जो प्रत्येक वर्ष जो प्रथम अधिवेशन आयोजित होता है, उसमें जो पहला दिन होता है उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और इस अभिभाषण को कौन तैयार कराता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट तैयार कराती है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है, राष्ट्रपति में नहीं होती है। अनुच्छेद 79 राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। हम जानते हैं कि संसद 3 अंगों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद के गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 79। इस तरीके से अनुच्छेद 80 राज्यसभा और अनुच्छेद 81 लोकसभा। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है, यानी कि संसद के किसी भी सदन से कोई विधेयक पास हो जाएगा, जब तक उस पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक वो कानून नहीं बनता है। ऐसे लोग जो प्रेसिडेंट भी बने और वाइस प्रेसिडेंट भी बने, यानी कि ऐसे लोग जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बने। डॉक्टर राधाकृष्णन ये राष्ट्रपति भी थे और उपराष्ट्रपति। इनको दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक कहा जाता है। वीवी गिरी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों थे। ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। मुख्य न्यायाधीश जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला, तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। देखिए, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है आकस्मिक, तो राष्ट्रपति की कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तब भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहीं पर भारत का मुख्य न्यायाधीश ने
उन्होंने राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया था। उनका नाम क्या था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार का राज्यपाल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी डॉक्टर क्या थे? तो ये राष्ट्रपति बने थे। उससे पहले ये बिहार का क्या थे? राज्यपाल। निर्वाचन के भ्रष्ट आचरण के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित, ठीक है, कौन प्रेसिडेंट थे? बीबी गिरी। फिर ये सेकेंड राउंड में ये जीते थे। दूसरी बार जब मतगणना कराई गई तब जीते थे। अब देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया। उपराष्ट्रपति का मतलब अनुच्छेद कौन सा है? 63। उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है ना, यूएसए के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद का विचार किस देश के संविधान से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 63 में लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। 64 में लिखा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में लिखा गया है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ड्यूटी करते हुए राज्यसभा सभापति की ड्यूटी नहीं करेगा। अनुच्छेद 66 में लिखा गया उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? नागरिक भारत का, 35 वर्ष की आयु और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता। देखिए राष्ट्रपति वाले में क्या था? भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। यहाँ पर क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। अगर देखिए 65 में लिखा गया है अगर उपराष्ट्रपति की ड्यूटी करता है कौन? अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, यानी कि वो राष्ट्रपति के पद पर अगर काम करने लगता है, तो वो राज्यसभा की सभापति का काम नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। वाइस प्रेसिडेंट को वेतन राज्यसभा के सभापति के लिए प्राप्त होता है, ना कि उपराष्ट्रपति पद के लिए। ये सवाल कई बार पूछा गया है। जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है ना, वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता है। वो किस पद के लिए मिलता है? वो राज्यसभा का सभापति के लिए मिलता है। कार्यकाल इनका भी कितना है? 5 वर्ष। देखिए यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, इसका कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है, जो कि कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? रिमूव कैसे किया जा सकता है? राज्यसभा एक संकल्प प्रस्ताव पारित कर दे अपने सदस्यों में से, ठीक है, एक संकल्प प्रस्ताव पारित कर दे सामान्य बहुमत से, ठीक है, और उससे लोकसभा क्या हो जाए? सहमत हो जाए। इसे महाभियोग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है ना, वो विशेष बहुमत से, जबकि उपराष्ट्रपति पद को अगर हटाया जाना है तो सामान्य बहुमत से, साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। इसको संकल्प प्रस्ताव कहा जाता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, और उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है केवल राज्यसभा में।
या उनको हटाने के लिए जो संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा ना, वो कहाँ पर लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। लोकसभा केवल इसको स्वीकृति देती है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उस सदन की अध्यक्षता करता है। अब देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में क्या प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? हेड बाय पीएम, यानी कि अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। अनुच्छेद 74(2) में सलाह, न्यायालय में जांच नहीं। अगर मंत्रिपरिषद जो सलाह देता है राष्ट्रपति को ना, उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा या वाद दायर नहीं किया जा सकता, ये वाद योग्य नहीं होता है। अब जो सलाह देता है ना राष्ट्रपति को, ये किस रूप में देता है? लिखित रूप में कैबिनेट देता है, लिखित रूप में। संविधान में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352-53 में किया गया है। मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं। अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। 15 अगस्त 1947 को देश में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। जब देश आजाद हुआ था उसमें कितने मंत्रालय थे? कुल 18 थे। कैबिनेट सचिवालय पीएम के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। सिविल सर्विसेज बोर्ड का। भारत का पीएम नियुक्त होता है, अपॉइंटेड होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, जो अभी हमने कहा था थोड़ी देर पहले। कैबिनेट अथवा मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। सतहत्तर 3 अनुच्छेद में राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए तथा मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत यानी पद हटाने के लिए राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है। कोई मंत्रिपरिषद या मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसको NSC कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उप प्रधानमंत्री पद गैर संवैधानिक है। संविधान के किसी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। इसे संविधान के प्रावधानों से हटकर होता है। उप प्रधानमंत्री के लिए संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए इसको गैर संवैधानिक कहा जाता है, क्योंकि इसका उल्लेख कहीं संविधान में है ही नहीं। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व
मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार यह संवैधानिक बाध्यता है। मंत्रिपरिषद रखता है विश्वास प्रस्ताव। जब तक उसका सदन में विश्वास हासिल रहता है तब तक वह मंत्रिपरिषद में या मंत्री पद पर रहेगा। और विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? मंत्रिपरिषद या सरकार का कोई मंत्री लाता है। यह सरकारी विधेयक होता है। विधेयक नहीं, इसको प्रस्ताव कहेंगे। आप विश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। जब विपक्ष को यह लगता है सरकार अल्पमत में आ गई, बहुमत में नहीं है, सरकार गिर सकती है, तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है। त्यागपत्र त्यागपत्र के बाद मंत्री को भाषण देने के लिए लोकसभा का अध्यक्ष अधिकार रखता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो त्यागपत्र देने के बाद ही मंत्री को भाषण देने के लिए अनुमति दे सकता है, परमिशन दे सकता है। यदि भी त्यागपत्र के बाद वो अपने पद पर नहीं रह गए फिर भी स्पीकर के अनुमति से वह भाषण दे सकता है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? संघीय संसद। राज्य में राज्य विधानमंडल। कोई पद लाभ का पद है, जैसा कि देखा होगा आपने कि योग्यता में एक यह भी शामिल रहता है कि वह किसी लाभ पद पर ना हो। तो लाभ का पद क्या है? लाभ के पद का निर्धारण केंद्र में संसद करता है और राज्य में विधानमंडल। यदि एमपी एमएलए यानी कि लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य को लाभ के पद के आधार पर निरर्ह घोषित कर दिया गया है। निरर्ह का मतलब अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो इसका निर्णय केंद्र में निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और राज्यों में निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। अगर संसद के किसी सदस्य के ऊपर अयोग्यता का प्रश्न चिन्ह लगा है तो इस विवाद का निपटारा केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं निर्वाचन आयोग की सलाह से। अगर ठीक यही स्थिति राज्य विधानमंडल या विधानसभा में हो जाती है तो वहाँ इस विवाद का निपटारा राज्यपाल करते हैं निर्वाचन आयोग की सलाह पर। पीएम बनने से पहले सीएम नहीं थे चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति, यह नीति घोषणा किसने किया था? पीवी नरसिम्हा राव ने 24 जुलाई 1991। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 24 जुलाई 1991 में। मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र कहा जाता है। मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र कहा जाता है। अनुच्छेद 257 में क्या कहा गया? प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित? गोपाल स्वामी अयंगर, संविधान सभा के सदस्य भी थे। इन्हीं की रिपोर्ट पर संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया। संसदीय सचिव का पद सृजित है। जो संसद में एक सचिव का पद होता है ना, जो संसदीय कार्यों की देख रेख करता है,
ठीक है, उस पद का सृजन कब किया गया? 1952। इसको कैबिनेट सेक्रेटरी। नेहरू शांति वन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी वीर भूमि, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। देखिए, नेहरू का जो समाधि स्थल है उसको शांति वन कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट, इंदिरा का शक्ति स्थल कहा जाता है, राजीव गांधी का वीर भूमि कहा जाता है, शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता के बराबर होती है। हाई कोर्ट, देखिए, केंद्र में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ठीक, और राज्य में वही पद एडवोकेट जनरल, ठीक है, महाधिवक्ता कहा जाता है उसी पद को। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। और इसी तरीके से प्रत्येक राज्य में एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल का पद होता है जिसको कहा जाता है महाधिवक्ता कहा जाता है, महाधिवक्ता, और यहाँ पर महान्यायवादी कहा जाता है। तो केंद्र में महान्यायवादी बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की होती है। और किसी राज्य में अगर महाधिवक्ता का पद ग्रहण करना हो तो उम्मीदवार के अंदर हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। महान्यायवादी को संसद सदस्य की तरह वेतन एवं भत्ते तथा अन्य विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। हालांकि ये संसद का सदस्य नहीं होता ना, लेकिन फिर भी इसको संसद के सदस्यों की तरह भत्ते और विशेष सुविधाएं मिलती हैं। संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, केवल मत नहीं दे सकता है। अगर संसद में किसी विधेयक पर मतदान हो रहा है तो वहां पर मत नहीं दे सकता है महान्यायवादी। देश के किसी भी उच्च न्यायालय में सुनवाई करने का इसको अधिकार है। इसी तरीके से राज्य में एक पद होता है महाधिवक्ता का, एडवोकेट जनरल। महान्यायवादी के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 76 में, यहाँ पर आप एक अनुच्छेद लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखिए, अनुच्छेद 148 में क्या है? नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, CAG कैग जिसको कहा जाता है, ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, बाय प्रेसिडेंट। कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कैग की रिपोर्ट को भी रखवाते हैं सदन में राष्ट्रपति ही। राष्ट्रपति नियुक्ति तो करते हैं नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की, लेकिन उसको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको वही अधिकार प्राप्त होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को प्राप्त होता है। साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर ही संसद के सदस्यों द्वारा इसे हटाया जा सकता है। अगर महान्यायवादी है, ये नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक है, ठीक है, अगर इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए अयोग्य हो जाएंगे। उसके बाद किसी भी पद को नहीं धारण कर सकते हैं नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक।
इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, इनका कार्यकाल होता है। लोक लेखा समिति, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का आंख व कान, ठीक है। मित्र भी कहा जाता है, मार्गदर्शक भी कहा जाता है। आंख, कान, मित्र, मार्गदर्शक कहा जाता है। अनुच्छेद 151 में कैग के प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष रखवाया जाता है और राष्ट्रपति इसे दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे। अनुच्छेद 151(2) राज्य के प्रतिवेदनों को राज्यपाल रखवाते हैं। कहाँ? राज्य विधानमंडल। B.R. अम्बेडकर ने संविधान के तहत सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी कैग को माना है। कैग अधिनियम कब लाया गया? 1971 में। याद रखिएगा, कैग अधिनियम कब लाया गया? 1971 में। बाद में 1976 में इसमें संशोधन किया गया। इससे लेखा अकाउंटिंग को अलग कर दिया गया। कैग के कार्यों में लेखा अकाउंटिंग को अलग कर दिया गया 1976 में, संशोधन के बाद। कैग राष्ट्रपति को तीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, 3 प्रकार की रिपोर्ट देता है। किसको? राष्ट्रपति को। कौन कौन से? विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर। विनियोग, वित्त व सरकारी उपक्रमों पर 3 प्रकार की रिपोर्ट। विनियोग, वित्त व सरकारी उपक्रमों पर। इसके बाद लोक लेखा समिति, PAC जिसको कहा जाता है, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी, इसकी जांच करके संसद को अवगत कराती है। यानी जो लोक लेखा समिति क्या करेगी? जो कैग की रिपोर्ट होगी ना, उसकी जांच करेगी और संसद को बताएगी। कैग का काम नहीं है सार्वजनिक धन की प्राप्ति। कैग का काम क्या नहीं? सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गत पर नियंत्रण, सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। इंडिया वर्सेस ब्रिटेन, भारत का इंडिया और ब्रिटेन के संदर्भ में कैग की क्या स्थिति है, देखते हैं। भारत का कैग के नाम के अनुसार वित्त पर नियंत्रण का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा करता है। कंट्रोलर का काम करता है, परीक्षक का काम करता है, बस उसका नियंत्रण नहीं करता है। जबकि ब्रिटेन में जो कैग है ना, दोनों प्रकार के अधिकार रखता है, कंट्रोलिंग और ऑडिटर दोनों का काम। नियंत्रक एवं परीक्षक दोनों का काम करता है। हालांकि यहाँ पर भी नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, लेकिन यहाँ पर केवल लेखा परीक्षा का ही काम करता है। कैग रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसको होती है? संसद को। संसद की लोक लेखा समिति यानी PAC की बैठकों में उपस्थित रहता है। कौन रहता है? कैग। अगर लोक लेखा समिति की बैठक होनी तो उसमें कैग रहेगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रहेगा। अनुच्छेद 149 में क्या लिखा गया? कैग का ड्यूटी, इसके कर्तव्य और शक्तियां, पावर। अनुच्छेद 149 में सलाहकारी अधिकारिता और अनुच्छेद 143 में केवल सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में नहीं। ठीक, इसका मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति संविधान के किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सूचना मांगना चाहे तो मांग सकता है। ये व्यक्ति किस अनुच्छेद में?
परामर्श संबंधी अधिकार में आता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति के परामर्श संबंधी अधिकार। संविधान के किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सूचना मांग सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट सूचना दे भी देता है ना राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उस सूचना को मानने और लागू करने के लिए नहीं बाध्य है, दोनों बाध्य नहीं है। ठीक है, तो परामर्श देने का अधिकार या सलाहकारी अधिकारिता, सलाहकारी शक्तियां तो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। लोक निधि का अभिभावक कौन है? कैग होता है, यानी सार्वजनिक धन का, निधि का, फंड का अभिभावक, गार्जियन कौन? कैग होता है। भारत सरकार में सर्वोच्च सिविलियन अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडलीय सचिव। सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है भारत सरकार? तो कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट का सचिव, कैबिनेट सचिव इसको कहा जाता है। यह पद 1952 में बना। संसद के बारे में गठन या संसद गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? संसद की संरचना के बारे में तो अनुच्छेद 79। भाग कौन सा है? भाग 5। ठीक, भाग 5 79 से 122 संसद के बारे में बताता है। संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी एवं मंत्रिपरिषद कितने शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक, लोकसभा में राज्यवार सीटों का विवरण 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में जो सीटों का वितरण हुआ है ना, अलग अलग राज्य में अलग अलग सीटों का वितरण 21 वर्ष की जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर। इसको 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 2026 तक बढ़ा दिया गया। इसको अब 2026 तक सीटों की यही संख्या रहेगी वर्तमान में जो सीटें हैं लोकसभा। संसद के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 79 से 122। लोकसभा में स्थगन अध्यक्ष के द्वारा, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि यहाँ अधिवेशन की बात हो रही है। अगर अधिवेशन को बीच से स्थगित करना हुआ, कुछ मिनट, कुछ घंटों, कुछ दिन के लिए स्थगित करना हुआ, तो कौन करता है? सदन का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में सभापति। ठीक इसी तरीके से अगर एक अधिवेशन समाप्त हो जाता है तो इसको समाप्त करना है, और अगर लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है तो उसका विघटन करना है, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये अनुच्छेद 85 में ऐसा लिखा गया है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संसद के सदस्यों से ही, एक लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं ना, और उपाध्यक्ष, इनका चुनाव सदन के सदस्यों में से ही किया जाता है। इनके बारे में प्रावधान कौन सा अनुच्छेद? 93 करता है। 94 खा त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक, संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके लिए इसको 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। इसको संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा और लोकसभा में ही लाया जाएगा। ठीक, जब संकल्प विचाराधीन होता है, प्रोसेस में होता है ना, तब वह सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा, यानी पीठासीन नहीं होगा। हटाने के संकल्प पर प्रथमतः मत का हकदार होगा, किंतु मत बराबरी की स्थिति में
नहीं देगा। अगर उसको हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाया गया है ना, तो पहले तो मत दे सकता है, लेकिन अगर बराबरी का मत है ना, तब वह मत नहीं देगा, यानी कि निर्णायक मत नहीं दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट नहीं दे सकता। लोकसभा के दो सत्रों के मध्य अंतर मैक्सिमम 6 माह होना चाहिए। लोकसभा में दो सत्रों के मध्य अंतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, और एक साल में कम से कम दो मिनिमम 2 सत्र जरूर आयोजित होने चाहिए। 3 सत्र आयोजित होते हैं ना सामान्यतः। 3 सत्र, एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। 3 सत्र होते हैं।